अब इसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे जैविक एवं अजैविक संसाधन। पिछले वीडियो में हमने अध्याय नंबर 17 पढ़ा था। अध्याय नंबर 17 का खंड ए पढ़ा था, भाग ए। और ए भाग में हमने आधा सिलेबस लिया था। और आज जो अध्याय पढ़ रहे हैं ये 17 नंबर, इसमें भाग 2 लिया है। इसमें संपूर्ण अध्याय आ जाएगा, पूरा अध्याय आ जाएगा। तो उसमें जो टॉपिक हमने लिए थे उन टॉपिकों के सार के बाद जो अगला टॉपिक बनता है वो टॉपिक बनता है मत्स्य संसाधन, मछली पालन, मत्स्य संसाधन। देखो मत्स्य संसाधन यानी मछली पालन है, वो भी एक संसाधन का ही स्वरूप है। मछली पालन नदियों के माध्यम से, समुद्रों के किनारों से अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। मछली में प्रोटीन होता है, तो इस प्रकार से ये मानव जीवन के लिए आवश्यक है। इसीलिए मछली को भी एक संसाधन का स्वरूप दिया गया है। इस अध्याय में हम पहले इस टॉपिक पर यह चर्चा करेंगे कि मछली का जो क्षेत्र बनता है, भारत में जो क्षेत्र बनता है समुद्री भागों में, कहां कहां से मछली पालन किया जाता है या मछलियां पकड़ी जाती है और इनका महत्व क्या है, इससे संबंधित इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत का मैप बनाते हैं। यहाँ पर देखो, अब देखो इस भारत के मैप का जो ये भाग है ये अरब सागर है। यहां पर ये बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिंद महासागर है। इसका मतलब ये भारत का जो प्रायद्वीपीय खंड है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और भारत में मछली पालन का सबसे अधिक जो, कहने का मतलब मछली पालन का जो ज्यादातर जो स्रोत है, 60% जो भाग है वो महासागरों से ही, यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इन तीनों से 60% मछली पालन किया जाता है। और बाकी बचा जो 40% है वो देश में जो नदियां हैं, झीलें हैं, बड़े तालाब है, उनमें मछली पालन किया जाता है। वो आता है भाग 40%। और 60% भाग है वो इसी समुद्री भागों में मछली पालन किया जाता है। यहाँ पर समुद्री तटों पर मछुआरे रहते हैं और वो मछली पालन का ही कार्य करते हैं। अपनी आजीविका है वो इसी से चलाते हैं। वो मछली पकड़ करके, इनका व्यापार करके ही वो अपनी आजीविका चलाते हैं। तो यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। अब देखो ये तो क्षेत्र बन गया भारत में कि मछली पालन का क्षेत्र कहां कहां से बन रहा है। तो इसका 2 घाट बन गया, तो पश्चिमी घाट और एक बन गया पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अगर प्रतिशत की बात करें, मछली पकड़ने का जो स्तर देखे, तो यहाँ पर 70% मछलियां पकड़ी जाती है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी तट यहां से 70% मछलियां और 30% मछलियां पकड़ी जाती है पूर्वी तट से। 30% मछलियां पूर्वी तट से पकड़ी जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि मछली संसाधन का महत्व है। प्रश्न आ सकता है 2 नंबर का। इसमें पूछा जा सकता है कि मत्स्य संसाधन के कोई 4 महत्व बताइए। इसमें सबसे पहला महत्व यह बनता है कि मछली में प्रोटीन की अधिकता होने के कारण आहार के रूप में जब इसको काम में लिया जाता है तो शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। पहला इसका पॉइंट ये हो गया, महत्व ये हो गया प्रोटीन की अधिकता। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि रोजगार के स्वरूप में 1.14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है इसे। ये दूसरा पॉइंट हो गया, यानी महत्व नंबर 2 हो गया कि 1.14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है इनसे। और तीसरी बात ये हो गई कि इनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, यानी मछलियों को विदेशों में व्यापार के रूप में उनको बेचा जाता है और उनसे विदेशी मुद्रा है वो विदेशों से प्राप्त होती है। तो ये इसका तीसरा महत्व हो गया। और चौथा महत्व ये हो गया कि मत्स्य व्यवसाय से संबंधित, जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल बनाना, मछली पकड़ने के लिए मछुआरों के लिए अलग से नाव बनाना, इनसे संबंधित कुछ व्यवसाय के रूप में जैसे कोई उद्योग चलते हैं, तो ये एक व्यवसायिक प्रणाली के रूप में चौथा महत्व बन गया। व्यवसायिक प्रणाली के रूप में इसमें एक चौथा महत्व बन रहा है। और देखो पहला जो आ गया इसमें
प्रोटीन का स्तर, उसके बाद रोजगार का स्तर, विदेशी मुद्रा, इसके बाद जो इनकी सामग्रियां जो बनाई जाती है जहां पर, तो व्यवसाय का स्तर है वो भी इनसे बढ़ता है। तो ये टॉपिक तो हो गया महत्व का। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इसके महत्व बताइए, और 4 महत्व आराम से आप बता सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दूसरा इसका टॉपिक ये बनता है कि भारत में मत्स्य उपलब्धता की अनुकूल दशाएं कहां कहां पर बन रही है, अनुकूल दशाएं कहां कहां पर बन रही है, किस प्रकार की अनुकूल दशाएं हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो भारत में अनुकूल दशाएं, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है मत्स्य संसाधन की, बात हो रही है मत्स्य संसाधन की। और उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि भारत में मत्स्य उपलब्धता की जो अनुकूल दशाएं है वो कहां कहां पर है, किस किस आधार पर ये ज्यादातर मिलती है। समुद्रों में मिलती है तो समुद्रों में कितनी गहराई तक मिलती है, मतलब कौन से तटीय भाग पर ये ज्यादा मिलती है, किस पर कम मिलती है, ये बात हमने बात कर ली कि पश्चिमी तट पर 70% ज्यादा मछली पालन, और पूर्वी तट है यहाँ पर मछली कम पकड़ी जाती है। अब इसमें जो पहला उपलब्ध का जो अनुकूल दिशा का जो पॉइंट बनता है वो बनता है छिछले समुद्र, एक नंबर बनता है छिछले समुद्र। अब छिछले समुद्र का मतलब ये हुआ कि तटीय भाग के पास पास में, तटीय भाग के पास पास में जो 100 फेदम यानी 600 फीट, 100 फेदम या 200 मीटर, 600 फीट, लगभग 600 फीट की गहराई तक ये मछलियां है पाई जाती है पानी में। क्यों? इनके लिए अनुकूल दशा बनती है कि सूर्य की किरणें वहां तक आसानी से प्रवेश कर जाती है, इसीलिए मछली का ज्यादातर जो भाग बनता है वो तट के पास में बनता है, और लगभग उसकी गहराई कितनी रहती है, 100 फेदम रहती है, 100 फेदम। और 100 फेदम इसको हम 200 मीटर भी लिख सकते हैं और 600 फीट भी लिख सकते हैं, 600 फीट भी लिख सकते हैं, तीनों आंकड़े में से कोई सा भी लिख सकते हो आप, 100 फेदम भी लिख सकते हो, यानी जल की गहराई है वो फेदम के रूप में ही मापी जाती है। इसका पहला पॉइंट तो बनता है यहां से ये। दूसरा है नदी मुख मत्स्य क्षेत्र, यानी नदी के मुहाने पर, नदी मुख मत्स्य क्षेत्र। भारत में अनेक प्रकार की नदियां हैं, यहां से देखो गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के मुहाने पर, यहां से अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर, यहां से अगर सिंधु नदी की बात करें तो जो भारत में नहीं ये पाकिस्तान की है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से गोदावरी नदी है उसके तटीय भाग पर, इसके बाद कृष्णा की बात करें इसके तटीय भाग पर, उसके बाद यहाँ पर कावेरी की बात करें इसके तट के भाग पर, यहाँ पश्चिमी साइड में नर्मदा है, ताप्ती है, और भी शरावती नदियां हैं, इनके तटीय भागों पर भी मछलियां पकड़ी जाती है। यानी इनके तटीय भागों पर जहां पर छिछला जल है वहां पर नदियों के मुहाने पर मछलियां पकड़ी जाती है, उच्च गुणवत्ता की मछलियां पकड़ी जाती है। और इसके बाद 3 नंबर पॉइंट ये बनता है ठंडी व गर्म जलधारा, ठंडी व गर्म जलधारा। ये स्थिति समुद्र में बनती है, ये स्थिति कहां पर बनती है, समुद्र में बनती है। अब ठंडी और गर्म जलधारा जहां पर मिलती है, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में यहां पर बता रहा हूं, जैसे एक धारा ये आ रही है, ये धारा गर्म है, एक धारा इधर से आ रही है या ऊपर से आ रही है, ये धारा है ठंडी, ठंडी जलधारा है। जहां पर इनका संगम होता है तो एक धुंधाकार क्षेत्र बन जाता है, वहां पर धुंधाकार क्षेत्र बन जाता है, ना तो ज्यादा जल ठंडा रहता है, नहीं ज्यादा गर्म रहता है, और इस प्रकार के जल में प्लैंकेट अधिक पाए जाते हैं। प्लैंकेट मछलियों का एक भोजन होता है, प्लैंकेट अधिक पाए जाने के कारण वहां पर मछली का बैंक बन जाता है, और इसीलिए इन स्थानों पर मछलियां हैं वो ज्यादा पाली जाती है। तो यहाँ पर भी एक क्षेत्र बन रहा है, कौन सा, ठंडी और गर्म जलधारा, जहां पर समुद्र में उनका जहां पर मिलन होता है वहां पर मछलियों का बैंक बनता है। और उसके बाद में अगर अलग बात करें, जैसे मोती मत्स्य क्षेत्र, यानी ऐसी मछलियां जिनसे मोती प्राप्त होता है। 4 नंबर मोती
मत्स्य क्षेत्र। अब मोती मत्स्य क्षेत्र देखो ये कहां कहां पर है, एक तो है गुजरात का ये कच्छ का सौराष्ट्र क्षेत्र, कच्छ कारण सौराष्ट्र क्षेत्र और कच्छ कारण एक क्षेत्र ये बन गया। एक यहाँ पर पवनदीप मन्नार की खाड़ी, पवनदीप और मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर ऐसे क्षेत्र बनते हैं कि आयस्टर क्लस्टर या आयस्टर किस्म या आयस्टर प्रजाति की मछलियां पकड़ी जाती है, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, इन मछलियों को इंजेक्शन लगाया जाता है और इन मछलियों से मोती प्राप्त होता है। जो कच्छ की खाड़ी में, सौराष्ट्र क्षेत्र में, मन्नार की खाड़ी में, इन क्षेत्रों में, यानी ये जो क्षेत्र मैंने बताया है गोले की है, यहाँ पर इस प्रकार की मछलियां पकड़ी जाती है। एक नंबर का प्रश्न भी बन सकता है यहाँ से कि आयस्टर जो मछलियां है वो कहां कहां पर पकड़ी जाती है, तो ये क्षेत्र बनते हैं इसके। तो प्रमुख क्षेत्र बनता है ये कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी और सौराष्ट्र क्षेत्र, ये प्रमुख बनता है। गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इसमें ये प्रमुख भाग बन रहा है। उसके बाद तमिलनाडु का जो क्षेत्र बन रहा है दक्षिण में, जिसमें कुमारी अंतरिक्ष क्षेत्र बन रहा है और पाबंदी भी बन रहा है, यहाँ पर ये आइस्टार मछली पकड़ी जाती है। उसके बाद अगली जो मछली है शंख प्राप्त होने वाली मछली, 5 नंबर है शंख प्राप्त होने वाली मछली। अब ऐसी मछलियां जहां यानी इन मछलियों से शंख प्राप्त होता है और ज्यादातर इसकी स्थिति बनती है यहाँ पर दक्षिण में। कहां पर बनती है? ज्यादातर इनकी स्थिति बनती है दक्षिण में। दक्षिणी क्षेत्र में खास तौर से तमिलनाडु, केरल और गुजरात का क्षेत्र भी आता है। तमिलनाडु, केरल ये क्षेत्र दक्षिण का प्रमुख है, इसके अलावा गुजरात का भी आता है और ये निश्चित महीने में ही शंख प्राप्त होता है। उसमें मई से लेकर के जून के महीने में, यानी मई से जून के महीने में, मई टू जून, इन महीनों में यहां पर जो मछलियां हैं उनसे शंख प्राप्त होता है और ये 2 क्षेत्र बनते हैं। एक तो बनता है तमिलनाडु का, एक केरल का और एक गुजरात का। इन मछलियों से शंख प्राप्त किए जाते हैं। तो ये जो 5 क्षेत्र बने, जो 5 क्षेत्र बने वो 5 कौन से क्षेत्र बने? वो बने हैं मत्स्य प्राप्ति क्षेत्र, यानी मछलियां प्राप्त करने के प्रमुख क्षेत्र। अगर बड़ा प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न आ जाए तो आपको इन्हीं पॉइंटों का वर्णन करना है। अगर यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न पूछ दिया जाए तो भी यहीं से आपको इसी प्रकार पॉइंट बना के लिखने हैं। अगर यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछ दिया जाए कोई भी कि मछलियां कितनी गहराई में होती है या आई स्टार मछली कहाँ पर पाई जाती है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब ये मछली संसाधन का टॉपिक हुआ पूरा, मछली संसाधन का टॉपिक पूरा हुआ। इसमें एक टॉपिक और है मत्स्य पालन की विकास योजना, जो क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार। मत्स्य विकास की जो प्रमुख भारत सरकार की योजना है उनमें अलग अलग प्रकार की जो सुविधाएं दी गई है वो क्वेश्चन आ चुका है। तो अब की बार इस क्षेत्र का प्रश्न आ सकता है कि उनकी दशा की स्थिति के बारे में बताइए या मत्स्य संसाधन के महत्व के बारे में बताइए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक बनता है वो बनता है जल संसाधन। अगला टॉपिक है जल संसाधन। जल संसाधन, अब जल भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि मानव के लिए उपयोगी है हर क्षेत्र में, पीने के रूप में, सिंचाई के रूप में, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, हर क्षेत्र में जल की आवश्यकता होती है। तो जल भी एक संसाधन का स्वरूप है। अब 97 लगभग 5% के भाग या 7% के भाग, 97.7% या 8% के भाग जो जल का है वो तक खारा, और वो किसमें है? वो समुद्रों में। वो समुद्रों में 97.3 दे सकते हैं यहाँ पर, और 2.7% जल है वो मीठा है। लेकिन इनमें से भी अलग अलग है, ज्यादातर इसके जल का भाग गुणशितर प्रतिशत भाग हम ये कह सकते हैं। 2.7% का गुणशितर भाग है वो तो दोनों ध्रुवों पर, पर्वतों की ज्यादा ऊंचाई पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। मात्र इस 2.7 का 1% जल ही हम पीने के रूप में, सिंचाई के रूप में या अन्य कार्य के रूप में काम में लेते हैं। इसका मतलब है हम जल का एक छोटा सा हिस्सा ही काम में ले रहे हैं। बाकी जल है वो या तो खारा है या वो बर्फ के रूप में
दोनों दूरों पर जमा हुआ है या ऊंची पर्वत चोटियों पर वो जमा हुआ है। तो जल संसाधन की प्रमुख प्रणाली ये। अब यहाँ पर प्रश्न ये बन सकता है कि जल की आवश्यकता, जल की आवश्यकता क्यों है? भाई 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया यहाँ से, या 1 नंबर का प्रश्न दे दिया कि जल की आवश्यकता क्यों है, जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जल ही जीवन है। पहली बात यह होगी, जल के बगैर जीवन संभव नहीं है। जिन क्षेत्रों में आवश्यकता का मतलब है, यहाँ पर प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि पश्चिमी क्षेत्र में जल की आवश्यकता क्यों है, जहां पर वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में जल की आवश्यकता क्यों है? वहां पर पीने के पानी की कमी रहती है, सिंचाई के जल की कमी रहती है, पशुओं को पिलाने के लिए जल की कमी रहती है। तो इसीलिए उन क्षेत्रों में वर्षा कम होने के कारण और मानसून अनियमित और अनिश्चित होने के कारण, भूजल स्तर कम होने के कारण, यानी भूमिगत जल है वो भी कम होना और खारा होने के कारण, फ्लोराइड युक्त होने के कारण वहां पर जल की आवश्यकता अधिक बनती है। इस क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। ये तो हो गया आवश्यकता का। अब यहाँ पर प्रश्न दूसरा ये बन सकता है, जल की समस्या। अगले क्वेश्चन ये बन सकता है, जल संसाधन की समस्या या समस्याएं। कोई 1-2 समस्या बताइए। अब जल संसाधन की या जल के प्रति कौन कौन सी समस्या आ सकती है? जल का दुरुपयोग, आवश्यकता से अधिक उपयोग, ये भी है। जल का दुरुपयोग, आवश्यकता से अधिक उपयोग, जल को दूषित कर देना, व्यर्थ में बह रहे जल का संरक्षण नहीं करना, ये सारी समस्याएं हैं। और इन समस्याओं का निजात करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि देश की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, तो इस बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमें जल का जो प्रदूषण का भाग है उसको बचाना है, जो व्यर्थ में जल बह रहा है उसको निर्दूषित नहीं, सॉरी कहने का मतलब संरक्षण करना है उनका। और जहां पर जल की कमी है वहां पर जल को उसका संरक्षित भाग बनाना है। तो कहने का मतलब जल की जो समस्या है वो समस्या अभी वर्तमान में है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, जहां पर पीने के पानी की कमी है, उन क्षेत्रों में तो ये जल समस्या एक विकराल संकट के रूप में बना हुआ है। इसके बाद अगला जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा कि जल संसाधन की जो समस्या है उनका निजात किस प्रकार से किया जाए, यानी उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, यानी जल संसाधन के उपाय या जल संरक्षण के सुझाव क्या है। यहाँ पर टॉपिक हम लेते हैं जल संरक्षण के 4 सुझाव। 4 सुझावों को समझाइए। क्वेश्चन ये बन सकता है, यानी जल संरक्षण के 4 सुझावों को समझाइए। इससे पहले जो हमने आवश्यकता के रूप में पढ़ा था, आवश्यकता यानी जल की आवश्यकता क्यों है, या जल की आवश्यकता क्या क्या आवश्यकता है। तो जल को पीने के काम में लेते हैं, सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं, पशुओं को पिलाने के काम में लेते हैं, या जल को औद्योगिक क्षेत्र में काम में लेते हैं, जल को बांधों के रूप में, विद्युत बनाने के रूप में काम में लेते हैं। तो कहने का मतलब जल का अनेक उपयोग है और ये प्राचीन काल से, यानी प्राचीन इतिहास से ही इनकी प्रणाली चल रही है। और इसमें जो मौर्य वंश है उसमें चाणक्य ने भी इसे जल संरक्षण के बारे में बताया है, जल के महत्व के बारे में बताया भी है। तो यहाँ से अगर आवश्यकता का प्रश्न बने तो आप 4-5 टॉपिक कितने भी है वो आसानी से लिख सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक हमारा बनना है वो टॉपिक ये बनना है कि जल संरक्षण की कोई 4 सुझाव बताइए कि उनको हम किस प्रकार से बचा सके, किस प्रकार से उनका संरक्षण कर सके। तो पहला सुझाव इसका ये बनता है, जल प्रदूषण का निवारण। पहला टॉपिक तो ये बन गया, यानी जो समस्या बन रही थी उस समस्या का ही हल सुझाव है, जो समस्या थी उसका सुझाव ही हल है, यानी उसका हल ही सुझाव है। यानी अगर जो जल दूषित हो रहा है, जैसे नदियों का जल दूषित हो रहा है,
जो नदी फैक्ट्री के किनारे पर है उसके अपशिष्ट पदार्थ को नदी में छोड़ा जा रहा है। गांवों में तालाब है, तालाब के जल को दूषित किया जा रहा है, नहर के जल को दूषित किया जा रहा है। तो इस जल को दूषित होने से बचाना है ताकि उस जल को पीने के काम में आसानी से लिया जा सके। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये बन गया, कौन सा, जल प्रदूषण का निवारण बन गया। पॉइंट नंबर 2 ये बन सकता है कि जल संभरण प्रबंधन। पॉइंट नंबर 2 जल संभरण प्रबंधन। अब जल संभरण प्रबंधन का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ छोटी वितरिकाओं के रूप में जल व्यर्थ में बह रहा है। भाई मुख्य जो नदी है वो तो बहती है, उसमें कुछ छोटी धाराएं आकर के मिलती है, नदी में आकर के मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी होती है जो नदी तक नहीं पहुंचती है और वो वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ऐसे जल को भी हमें संरक्षित करना चाहिए, ऐसे जल को भी हमें बचाना चाहिए। तो इस आधार पर जो छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में जो जल फैल रहा है या जो व्यर्थ में जा रहा है उनको बचाने के लिए भारत सरकार ने कुछ योजना चलाई है। जैसे हमारे राजस्थान में भी ऐसी योजना चल रही है। अलवर में अखारी पानी संसद, अलवर में अखारी पानी संसद, याद रखना ही, अलवर में अखारी पानी संसद योजना चलाई जा रही है, जो जल संभरण के लिए व्यर्थ में बह रहे जल को बचाने की एक योजना चलाई जा रही है। इसी से संबंधित आंध्र प्रदेश के, जो भारत का एक राज्य आंध्र प्रदेश, वहां पर भी एक योजना चलाई जा रही है। और वो योजना कौन सी आंध्र प्रदेश की? आंध्र प्रदेश की योजना है नीरू मीरू। आंध्र प्रदेश की एक योजना है जिसका नाम है नीरू मीरू। एक नंबर का प्रश्न आ सकता है यहां से, नीरू मीरू योजना किस राज्य से संबंधित है? नीरू मीरू योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नीरू मीरू योजना से क्या तात्पर्य है? तो नीरू मीरू योजना का तात्पर्य है जल संभरण का। कौन सा तात्पर्य है? जल संभरण का तात्पर्य। यहाँ पर 2 नंबर टॉपिक है, वो 2 नंबर टॉपिक यानी जल संभरण का है कि जो व्यर्थ में, जो इस वितरिका के रूप में जो जल बह रहा है उनका संरक्षण करना नीरू मीरू योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा हरियाली योजना भी चलाई गई है। हरियाली योजना प्रश्न में आ सकता है कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो हरियाली में आप पेड़ पौधे मत लिख देना, हरियाली योजना में केवल पेड़ पौधे नहीं आएंगे। हरियाली योजना जल संभरण प्रबंधन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत जो जल व्यर्थ में बह रहा है, जो छोटी वितरिकाओं के रूप में बह रहा है, उस जल को एकत्रित करने की एक योजना बनाई गई है, उसी को हरियाली कहा जाता है। हरियाली का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधों से नहीं है, यहाँ पर हरियाली का मतलब है जल संरक्षण से। ये यहाँ पर आप बात मत खा जाना, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। इसके बाद में जो अगला जो पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट ये बन रहा है कि वर्षा का जल है उसका संचय किया जाए। ये 2 पॉइंट में बिठा रहा हूं एक बार। सुझाव नंबर 3, वर्षा जल का संचयन। वर्षा जल का संचयन यानी वर्षा ऋतु में जहां पर जल की कमी है वहां पर जल व्यर्थ में चला जाता है, उस जल का संरक्षण वहां पर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहां पर जल संकट की स्थिति बन जाती है। एक नदियों का जल है वो ज्यादातर समुद्र में चला जाता है, खारे पानी में जाकर के मिल जाता है, वो पानी काम में नहीं आता है। तो ऐसे जल को यानी वर्षा के जल को, नदी के जल को, खास तौर से यहाँ पर वर्षा की बात हो रही है, तो वर्षा जो छत का जो जल है उसको टांके में एकत्रित करें ताकि वर्षा काल के बाद में उस जल को पीने के रूप में काम में लिया जा सके। तालाब में उसको एकत्रित करें ताकि पीने के रूप में और सिंचाई के रूप में काम में लिया जा सके। पशुओं को पिलाने के रूप में वो जल है वो काम में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो वर्षा जल है उसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। और हमारे राज्य यानी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर तो जल संरक्षण की आवश्यकता ज्यादा है, और वो भी वर्षा जल संरक्षण की आवश्यकता ज्यादा है क्योंकि यहाँ तक पानी खारा है और पानी की कमी है। तो वर्षा के जल का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण करेंगे तो पीने के पानी की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। इसके बाद अगला जो इसका
शुदा बन रहा है, और वो शुदा कौन सा बनेगा अगला, वो बनेगा जल पुनर्चक्रण, जल पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग। पॉइंट नंबर 4, जल पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग। अब पुनः उपयोग किस प्रकार से हो सकता है? एक बार तो जल हमने काम में ले लिया तो वो दोबारा काम में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है जैसे जिस जल से विद्युत बनाई है उसको सिंचाई के रूप में काम में ले लिया, जो जल हमने स्नान के रूप में काम में लिया है उस जल को पेड़ पौधों में डालने के काम में ले लिया, वही जल जो हम स्नान के काम में ले रहे हैं उस जल को कोई वाहन साफ करने में काम में ले लिया। तो कहने का मतलब उनका पुनर्चक्रण हो सकता है, एक से अधिक बार उनका उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब ये भी होता है कि जल का एक से अधिक बार उपयोग करना चाहिए, और इस प्रकार से हम जल का एक से अधिक बार भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हो गया जल संसाधन का, ये टॉपिक क्लियर हो गया जल संसाधन का। यहाँ से प्रश्न बनेगा तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, छोटा प्रश्न बनेगा तो इन योजनाओं के बारे में पूछा जा सकता है, नेहरू मेरू योजना है, हरियाली योजना है या अखाड़ी योजना है, इनके बारे में छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक बनेगा खनिज संसाधन। अगला टॉपिक बन रहा है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन यानी जो जमीन से खोद करके हम जो पदार्थ बाहर निकालते हैं वो खनिज है, और वो भी मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये भी एक संसाधन का ही स्वरूप है, ये भी एक संसाधन का ही स्वरूप है। इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भारत में इसके वितरण है, इसमें धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में, यानी भारत में खनिज कितने प्रकार के मुख्य रूप से, वैसे 2 प्रकार के, लेकिन यहाँ पर 3 खंड दे रखे हैं आपकी पुस्तक में। अब तीनों खंडों के बारे में पढ़ेंगे। देखो 3 खंड कौन कौन से, उसमें पहला था धात्विक, दूसरा था अधात्विक, और तीसरा आता है ऊर्जा खनिज, ऊर्जा या शक्ति या ईंधन, ईंधन खनिज, इनका 3 नाम दे रखा है। इसको अधात्विक में भी सम्मिलित कर सकते हैं, यानी इस पॉइंट को इसमें भी सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा और या शक्ति संसाधन है इनको अलग से भी काम में लिया गया है। अब इसके धात्विक के 2 भेद, एक तो लोहा, लोहा धात्विक, दूसरा बनता है एलोहा धात्विक, एलोहा धात्विक। एक धात्विक है, अधात्विक है, इसकी कोई भेद नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि धात्विक और अधात्विक संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धात्विक की परिभाषा सीधी सी बनती है कि वह खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता हो, धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज की परिभाषा ये बनेगी कि वह खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता हो, अधात्विक खनिज है। अब धात्विक खनिज के कितने भेद हैं, इसको समझाइए। धात्विक खनिज 2 भेद है, एक तो लोहा धात्विक, दूसरा एलोहा धात्विक। लोहा धात्विक की अगर उदाहरण पूछ लिया जाए, अगर उदाहरण पूछ लिया जाए तो जैसे लोहा अयस्क, लोहा अयस्क, जैसे टंगस्टन, जैसे कोबाल्ट, जैसे मैग्नीज, ये सारे उदाहरण है वो किसके हैं, ये लोहा धात्विक है, इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। अलोहा धात्विक है तो वो धात्विक ही, लेकिन इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारे ऐसे उदाहरण है जिसमें धातु तो है लेकिन इसमें लोहा का नहीं पाया जाता है, यानी एलोहा धात्विक है। इनकी परिभाषा अगर पूछ ली जाए कि लोहा धात्विक और एलोहा धात्विक की परिभाषा बताइए, तो वह धात्विक खनिज, वह धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है वो तो लोहा धात्विक है। वह धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है वह एलोहा धात्विक खनिज कहलाता है। अब अधात्विक खनिज जिसमें देखो जिप्सम,
जैसे अब्रक, जैसे रॉक फास्फेट, जैसे रॉक फास्फेट, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम अधात्विक खनिजों के रूप में सम्मिलित करते हैं, जिसमें धातु कहां से नहीं पाया जाता है। ईंधन खनिज, ईंधन खनिज में वो आते हैं जिनको जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम, इसके बाद जैसे सौर ऊर्जा है। ये दोनों प्रकार के थे, परंपरागत गैर परंपरागत दोनों प्रकार के, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, ये सारे प्रकार के आते हैं, लेकिन ये खनिजों में नहीं आते हैं, ये खनिजों में नहीं आते हैं। वो एक बाह्य स्रोत के रूप में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, लेकिन वो खनिज के रूप में नहीं है। खनिज के रूप में कोयला है, पेट्रोलियम है, वो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। इसको प्राकृतिक गैस को आधुनिक या उज्जवल भविष्य का ईंधन खनिज कहा जाता है। उज्जवल भविष्य का जो ईंधन खनिज है वो प्राकृतिक गैस को कहा जाता है, क्योंकि इनसे प्रदूषण है वो काफी कम फैलता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ये तो मैंने डायग्राम बनाया है, इसकी सारणी बनाई है, वो संसाधनों के वर्गीकरण के तौर पर बनाई है। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में जो खनिजों की पेटियां हैं, जो 6 पेटियां दे रखी है, वो पेटियां कहाँ कहाँ पर है भारत में, उन पेटियों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित होते हैं भारत में, उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है बनता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, धात्विक अधात्विक खनिजों में अंतर, या ऊर्जा खनिज से क्या तात्पर्य है। ऊर्जा खनिज के 2-3 उदाहरण दीजिए। ऊर्जा खनिज की परिभाषा की अगर बात करें, यानी वह खनिज जिनसे ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे ऊर्जा खनिज के नाम से जाना जाता है। तो ये परिभाषा यहाँ पर क्लियर होगी। इसके बाद देखो, अब इसमें पढ़ेंगे हम भारत की पेटियां। भारत में प्रमुख खनिज पेटियां, खनिज पेटियां या श्रृंखला भी कह सकते हैं। खनिज श्रृंखला, यहाँ पर नाम श्रृंखला का भी आ सकता है, खनिज श्रृंखला, खनिज श्रृंखला या खनिज पेटियों का दोनों नाम आ सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सी पेटी कहां पर है, कौन सी खनिज पेटी कहां पर है और उस पेटी का नाम क्या है। तो पहली पेटी हम लेते हैं, यहां पर 1 नंबर झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल पेटी, पश्चिम बंगाल पेटी। ये 1 नंबर की पेटी बन गई। यहाँ पर ये 1 नंबर की पेटी बन गई। अब भारत के मानचित्र में देखो ये कहां पर बन रहा है, ये पूरा दायरा बन रहा है। यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन होता है। अब देखो कौन कौन से खनिज निकल जाते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम निकाला जाता है, मैग्नीज निकाला जाता है, यहाँ पर कोयला निकाला जाता है, यहाँ पर तांबा निकाला जाता है। तो इस प्रकार के खनिज जो छोटे नागपुर का पठार है, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज क्षेत्र है, झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है, वो सारा का सारा इसी में आता है। और ये पेटी नंबर 1 में आता है, पेटी नंबर 1 में आता है। यानी पहली जो पेटी बनी है वो कौन सी बनी है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की खनिज पेटी के रूप में ये पेटी बनी है। उसके बाद दूसरी जो पेटी बन रही है, वो पेटी कौन सी बन रही है, वो बन रही है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र, यहां पर ये पेटी नंबर 2 बन रही है। अब इस पेटी नंबर 2 में देखो, यहाँ पर पन्ना हीरा भी निकाला जाता है, हीरा भी निकाला जाता है, यहाँ पर ग्रेनाइट भी निकाला जाता है।
कहने का मतलब जो 2 नंबर की जो पेटी है, यहाँ से हीरे भी निकाले जाते हैं, ग्रेनाइट भी निकाला जाता है, यहाँ पर मैग्नीज भी निकाला जाता है, यहाँ से कोयला भी निकाला जाता है, टंगस्टन भी निकाला जाता है। तो कहने का मतलब इस पेटी का जो स्तर है वो भारत में कहाँ पर बन रहा है, ये आंध्र प्रदेश का भाग आ गया यहाँ से देखो, उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और ये छत्तीसगढ़ का भाग दोनों में, यहाँ पर देखो ये छत्तीसगढ़ का भाग आ रहा है, ये मध्य प्रदेश का भाग आ रहा है। ये पेटी नंबर बन गई दो, दूसरी पेटी बन गई। अब उसके बाद पेटी नंबर जो तीसरी बन रही है वो कौन सी बन रही है, वो बन रही है दक्षिण में, तमिलनाडु और केरल। वह केरल कौन सी पेटी बन रही है, तमिलनाडु केरल, या हम एक बार केरल को छोड़ने से पहले ले हम यहाँ पर तमिलनाडु व कर्नाटक। तमिलनाडु में कर्नाटक जो पेटी है ये देखो यहां पर बन रही है। ये पेटी नंबर 3 है, यहाँ पर लो आयसक भी है, यहाँ पर लिग्नाइट कोयला भी निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर है नवेली क्षेत्र है तमिलनाडु का, यहाँ पर जैसे कोयम्बटूर क्षेत्र है, यहाँ पर जैसे अगर भद्रावती की बात करें तो भद्रावती क्षेत्र है, मारमा न्यू मंगलोर जो पतन है वो लो आयसक निर्यात के रूप में काम आता है, यहाँ पर बेलारी क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र है वो अनेक प्रकार के खनिज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ये पेटी नंबर कौन सी हो गई, पेटी नंबर हो गई ये 3। अब चौथी नंबर की जो पेटी है, 4 नंबर की पेटी है, उसको हमें राजस्थान गुजरात के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे ये ऊपर का क्षेत्र बता है राजस्थान और गुजरात, 4 नंबर देखो, राजस्थान गुजरात पेटी। ये तो क्षेत्र बन रहा पूरा यहाँ का। यहाँ पर अधात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, अधात्विक है, पेट्रोलियम है, यानी ईंधन खनिज है। इस प्रकार के जैसे तांबे की बात करें, शीशे जस्ते की बात करें, चांदी की बात करें, इस प्रकार के खनिज या ग्रेनाइट की बात करें, संगमरमर की बात करें, वो सारे के सारे इस पेटी नंबर 4 में है, वो सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब पेटी नंबर 5 की बात करें तो केरल आ रही है, पेटी नंबर 5 केरल। और 5 नंबर जो केरल है, यहाँ पर देखो मोनोजाइट है, यानी मोनोजाइट है, झिरकन है, इस प्रकार के जो आणविक ऊर्जा में खनिज जो हमें प्राप्त होते हैं वो पेटी नंबर 5 से प्राप्त होते हैं, जो बिल्कुल दक्षिण में है। और कौन से राज्य में, वो केरल राज्य से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करें जो 5 पेटियां हैं, एक पेटी और बनती है, जो पेटी बनती है ऊपर देखो जो हिमालय का क्षेत्र बना है, यानी हिमालय पर्वत श्रेणी, ये क्षेत्र है, ये पेटी नंबर 6 में आता है। 6 नंबर हिमालय पर्वतीय मेखला। यहां पर खनिज पाए जाते हैं लेकिन कुछ ज्यादा गहराई पर पाए जाते हैं। यहाँ पर खनिज है लेकिन ज्यादा गहराई पर है। देखो यहाँ पर स्वर्ण के भंडार भी है, यहाँ पर लोहा ऐसे के भंडार भी है, यहाँ पर टंगस्टन के भंडार भी है, लेकिन ज्यादा गहराई पर मिलने के कारण यहाँ पर आर्थिक रूप से वो इतना संभव नहीं बन पाता है, जिसके कारण यहाँ पर खनन है वो काफी कम होता है। लेकिन ये 6 पेटियां आप याद रखना, इन 6 पेटियों के बारे में पूछा जा सकता है बड़ा प्रश्न कि भारत में खनिजों की प्रमुख 6 पेटियों को विस्तार से समझाइए। कोई 2 पेटियों के बारे में समझाइए, कोई एक पेटी का नाम दे दिया जाए, या इनमें जो स्थान दे रखे हैं वो स्थान मानचित्र के लिए प्रमुख बन सकते हैं। वो स्थान भी आपको याद रखने सारे, मानचित्र के लिए वो स्थान पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक बनता है वो ये बनता है कि खनिजों का वर्गीकरण, जो हमने शुरुआत में पढ़ लिया है कि कहां कहां पर कौन कौन से खनिज है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे खनिजों के जो प्रकार है, जैसे लोहा है, तांबा है, अब्रक है, एल्यूमिनियम है, आपके टॉपिक में ये दे रखे हैं। अब इनका वितरण हम देखेंगे कि भारत में इनका वितरण कहां कहां पर है। खनिजों का वर्गीकरण,
यहां से सीधा तो नहीं पूछ जाएगा शायद तक, लेकिन हो सकता है पूछ भी लिया जाए। एक नंबर जैसे लोहा खनिज, लोहा खनिज के वितरण को समझाइए, लोहा खनिज के प्रकार बताइए। पहली बात तो यहाँ पर 4 प्रकार पूछ लिए जाए, 4 प्रकार बताइए। जैसे एक नंबर पर आ गए मैग्नेटाइट, एक नंबर मैग्नेटाइट, 2 नंबर हेमेटाइट, नंबर 3 लिमोनाइट, और 4 नंबर है शीडेराइट, शीडेराइट। ये 4 प्रकार याद रखना आप, जो 4 प्रकार दे रखे हैं कोयले लोहा एसिड के, जो 4 प्रकार दे रखे हैं, इनका प्रतिशत अगर आपको याद रहता है 1-2 का तो याद रख लेना, ऊपर वाले के 2 के याद रख लेना, यहाँ पर इसका 72% याद रख लेना, और यहाँ पर 60 से 70% इसमें लोहांश पाया जाता है। ये 2 ज्यादा याद रख लेना। ये तो निम्न क्वालिटी का लोहा पाया जाता है, ये निम्न क्वालिटी का है। ये उच्च क्वालिटी के लोहे में आते हैं, जो सबसे ज्यादा भारत में जो पाया जाता है वो हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। कौन सा? हेमेटाइट किस्म का लोहा है, वो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये तो बात हो गई लोहा के प्रकारों की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि ये लोहे का जो वितरण है भारत में, उस वितरण के आधार पर कौन से राज्य में ये लोहा है वो ज्यादा मिलता है, कौन से राज्य में कहाँ कहाँ पर कितना मिल रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वर्गीकरण के तौर पर इनका वितरण। ये है यहाँ पर लोहे की 4 प्रकार। वर्गीकरण में वितरण, और वितरण में हमने एक नंबर ले लिया जैसे कर्नाटक। कर्नाटक ये राज्य बनता है यहाँ पर, कर्नाटक राज्य। यहाँ पर कौन सा बन गया? कर्नाटक। यानी सबसे अधिक की 10वीं क्लास की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक उड़ीसा में लोहा एसिड पाया जाता है। और कक्षा 12 की भूगोल की बात की जाए तो सबसे अधिक जो लोहा एसिड की प्राप्ति होती है वो कहां से होती है? वो कर्नाटक से होती है। और उसका प्रतिशत भी दे रखा है, वो प्रतिशत दे रखा है 24.80%। 24.80% के साथ ये प्रथम स्थान पर है। अब इसमें अनेक स्थान है, जैसे बेलारी है, चिकमगलूर है, होटिस्पेट है, इस प्रकार के कुछ स्थान है, जैसे शिवमोगा है। ये सारे ऐसे स्थान है जहां पर लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। भद्रावती नामक स्थान पर एक संयंत्र भी स्थापित किया गया है। और यहाँ से पश्चिमी क्षेत्र में न्यू मंगलोर नामक एक पतन बनाया गया है, पश्चिमी देशों में, खास तौर से ईरान को ये लोहा है वो निर्यात भी यहाँ से किया जाता है। कहां से? कर्नाटक से। और यहाँ पर ज्यादातर लोहा है वो निम्न क्वालिटी का पाया जाता है, मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा है वो ज्यादा पाया जाता है यहाँ पर। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। अब 2 नंबर अगर हम बात करें तो 2 नंबर पर आता है उड़ीसा। 2 नंबर राज्य कौन सा आता है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य बनता है हमारा यहाँ पर, ये उड़ीसा राज्य यहाँ पर। अब इसका जो प्रतिशत देखा जाए कि उड़ीसा राज्य में कितने प्रतिशत लोहे का भाग है, वो है 22.13%। 22.13%। ये है 24.80%। अब यहाँ पर कहां पर, जैसे सुंदरगढ़ है, क्योंझर है, भाई सुंदरगढ़ है, क्योंझर है, कोरापुट है, पुरी है, इस प्रकार के जो स्थान है, मयूरभंज है, ये जो सारे स्थान है वो लोहा एसिड के यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो ये स्थान मानचित्र के लिए भी आप याद रखना, क्योंकि 2 नंबर के मानचित्र में, भारत के मानचित्र जो पूछा जाता है उसमें इसी प्रकार के स्थान है वो पूछे जाते हैं, इसमें ये स्थान है वो दिए जाते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार के अगर राज्य की बात करें तो वो आता है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। अब ये यहां पर बन गया छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है? जैसे अगर दुर्ग की बात करें, भाई दुर्ग है, या यहाँ पर अगर हम बात करें दुर्ग के अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र भी बनते हैं, जैसे बिलासपुर क्षेत्र है, भाई दुर्ग है, बिलासपुर क्षेत्र है, इस प्रकार के कुछ क्षेत्र है जो लोहा एसिड के लिए प्रसिद्ध है। लोहा एसिड के लिए प्रसिद्ध है। एक बस्तर जिला, इसका बस्तर जिला है वो भी लोहा एसिड के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो प्रतिशत बनता है वो बनता है 19.97। 19.97 के लगभग है, ध्यान रखना। एक दिन तो मुझे याद नहीं, लेकिन आप पता कर लेना इसका। 19.97 लगभग है, ये छत्तीसगढ़ में लोहा पाया जाता है।
छत्तीसगढ़ के बाद में 4 नंबर पर आता है गोवा। गोवा में लगभग 18.05% लोहा पाया जाता है। अब गोवा की मुख्य भूमिका देखो यहां से यहां पर जो मारमागोवा या मारमागो एक पतन बनाया गया है। मारमागो पतन भारत में सबसे अधिक लोहे का निर्यात करने वाला जापान देश को यह पतन बनता है 1 नंबर पर। यानी जो पूर्वी देश एक जापान है वहां पर सबसे अधिक लोहा इसका जो निर्यात करने वाला जो पतन है वो कौन सा है? मारमागो पतन है, जो कहां पर बना हुआ है? ये गोवा में बना हुआ है। और लोहा उत्पादन की दृष्टि से इसका क्रम का जो रूप देखा जाए वो कितने नंबर पर आता है? ये 4 नंबर पर आता है। और 5वां नंबर आता है झारखंड। नंबर 5 आता है झारखंड। और ये यहाँ पर राज्य बन गया वो कौन सा है? ये झारखंड बन गया है। अब झारखंड का जो प्रसिद्ध स्थान है वो है सिंहभूमि। सिंहभूमि का दूसरा नाम नोआमंडी भी है। नोआमंडी नामक स्थान याद रखना आप। नोआमंडी नामक स्थान पूछ लिया जाए, सिंहभूमि स्थान पूछ लिया जाए, या दरभंगा स्थान पूछ लिया जाए, हजारीबाग स्थान पूछ लिया जाए, ये सारा लोहा से संबंधित है और किस राज्य के हैं? ये सारे के सारे इस झारखंड के जो 5वें नंबर पर आते हैं। कितने नंबर पर आते हैं? 5 नंबर। आपको वेतन के रूप में 4 राज्यों का वर्णन देना है। अगर वेतन पूछ लिया जाए तो 4 राज्यों का वर्णन देना है, लेकिन मानचित्र के लिए यहाँ से स्थान है वो ज्यादा बनते, मानचित्र के लिए यहाँ से स्थान ज्यादा बनते जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब लोहा के बाद में हम बात करेंगे तांबा की। ये तो जो वर्णन हो रहा था वो किसका हो रहा था? लोहा अयस्क। लोहा अयस्क मैंने ऊपर टॉपिक नहीं लिखा है, किसका वर्णन हो रहा था? लोहा अयस्क का। अब लोहा अयस्क के बाद में हम 2 नंबर खनिज की बात करेंगे, किसकी? तांबा। दो नंबर खनिज है तांबा। तांबा का उपयोग पूछा जा सकता है। तांबे के 2 उपयोग होते हैं, तांबे के 4 उपयोग होते हैं। तांबा एक लचीली धातु होती है, तांबा एक धातुवर्धी धातु होती है। तांबे का उपयोग विद्युत के क्षेत्र में या विद्युत उद्योग में ज्यादा काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको बर्तन बनाने के रूप में भी काम में लिया जाता है। अनेक प्रकार की धातु बनाने के रूप में भी तांबे को काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से तांबे के अनेक उपयोग है। उन उपयोगों के साथ साथ तांबे का वितरण भी पूछा जा सकता है। तो मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। अब 1 नंबर पर जो राज्य आता है वो कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। 1 नंबर राज्य कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। और यहाँ पर ये बन गया मध्य प्रदेश। यानी तांबे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और ये लगभग 56% के लगभग तांबे का उत्पादन करता है। लगभग तांबे का उत्पादन कितना करता है? 56% के लगभग ये तांबे का उत्पादन करता है। उसके बाद 2 नंबर जो स्थान आता है वो हमारे सुरीले रंगीले राजस्थान का नंबर आता है, और वो आता है राजस्थान नंबर 2 पर। राजस्थान नंबर 2 पर आता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट और मलजखंड, इनके 2 स्थान याद रखना है। मलजखंड जो बालाघाट का ही दूसरा नाम है। ये मलजखंड स्थान मानचित्र के लिए पूछा जा सकता है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और कहां पर ये? मध्य प्रदेश में है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में देखो अनेक प्रकार के स्थान है, जैसे खेतली सिंगाना है, खोदरीबा स्थान है। तो इस प्रकार के स्थान है वो राजस्थान में भी है, तांबे के भंडार के रूप में उत्पादन के रूप में है। और राजस्थान में एक खास बात ये है कि राजस्थान में एक तांबा उत्पादन की सार्वजनिक फैक्ट्री लगाई गई है, और वो कौन सी है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी लगाई गई है, जो ऑस्ट्रेलिया की मदद से, शायद ऑस्ट्रेलिया की मदद से 1966 में लगाई गई थी। भारत में एकमात्र सार्वजनिक की हिंदुस्तान कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है वो केवल एक राजस्थान में ही स्थापित है, और किसी भी राज्य में स्थापित नहीं की गई है। अब उसके बाद में जो अगला राज्य आता है वो आता है 3 नंबर झारखंड। 3 नंबर पर कौन सा आता है? झारखंड। इसके वितरण में 3 ही राज्य। झारखंड में वही नोआमंडी का, उसके बाद हजारीबाग जो क्षेत्र है, लोहारदगा जो क्षेत्र है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आप याद रखना। अब अंतिम जो खनिज बचता है आपके वो बचता है अभ्रक। खनिजों के वर्गीकरण में अंतिम जो खनिज बच रहा है वो कौन सा है? अभ्रक।
3 नंबर। अब तांबे में मैं थोड़ा बताना भूल गया कि तांबा विश्व में 1 नंबर प्रथम स्थान पर है चिली और भारत में 1% तांबा पाया जाता है। ये तांबे के लिए बात हो रही है यहाँ पर, अब्रक की नहीं है, तांबे की है। सबसे चिली में तांबे का उत्पादन होता है और भारत में तांबा 1% पाया जाता है। और तांबे के प्रतिस्थापक के रूप में एल्यूमिनियम को काम में लिया जाता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, अब्रक की। और एल्यूमिनियम याद आ गया तो एक एल्यूमिनियम अब्रक के बाद में और पढ़ेंगे। तो इनके वितरण के रूप में सबसे ध्यान रखना 1 नंबर पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश यानी सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा, आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश का जो नल्लोर क्षेत्र है वो सबसे प्रसिद्ध है, नल्लोर क्षेत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी जैसे विशाखापट्टनम है वो स्थान भी प्रसिद्ध है। तो लेकिन याद रखना ये नल्लोर स्थान अब्रक के उत्पादन के रूप में पूछा जा सकता है। 2 नंबर आता है हमारा राजस्थान का, नंबर 2 राजस्थान। और राजस्थान में सबसे अधिक देखो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उसके बाद जयपुर, टोंक, ये सारे जिले आते हैं जो राजस्थान में अब्रक उत्पादन के लिए वो प्रसिद्ध है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान है वो अब्रक उत्पादन की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो झारखंड है, चौथे नंबर की बात की जाए तो बिहार है, 5 नंबर की बात की जाए तो तमिलनाडु है। मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि फिर आपको देखने में भी दिक्कत होगी कि यार इतना बड़ा वीडियो कैसे देखा जाएगा, ऐसी स्थिति है। अब एक अंतिम और पढ़ लेते हैं, अंतिम हम अब्रक की बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर याद आ गया कि एक एल्यूमिनियम खनिज और भी है। और अब्रक उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है, याद रखना। अब्रक उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का पहला स्थान है, पूरे संसार में पहला स्थान है। अगला जो खनिज है वो एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम जो खनिज है इसके उपयोग कुछ कर सकते हैं, यानी ये एक हल्की धातु होती है। इसमें अनेक प्रकार के मशीनरी के पुर्जे बनाने में, वायुयान के पुर्जे बनाने में, बर्तन बनाने में, अनेक प्रकार के उद्योगों में, और तांबे के प्रतिस्थापक के रूप में भी एल्यूमिनियम को काम में लिया जाता है। और ये किस अयस्क से प्राप्त होता है, ये बॉक्साइट अयस्क से। इसका ये अयस्क है, ये अयस्क है, यानी जो कच्चा माल जो होता है, इस कच्चे माल से ये एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। और कच्चे माल का नाम क्या है, बॉक्साइट नाम है। यहाँ पर इस एल्यूमिनियम प्राप्त करने वाला कच्चा माल है वो कौन सा है, बॉक्साइट। इसमें 1-2 राज्य की हम बात करते हैं। सबसे अधिक जो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, उड़ीसा में। सबसे अधिक कहां पर हो रहा है, 1 नंबर राज्य है वो उड़ीसा है। उसके बाद जो उड़ीसा आपको बता भी है, नंबर 2 गुजरात। दूसरे नंबर का जो राज्य आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, गुजरात आ रहा है। उसके बाद हमें झारखंड ले सकते हैं, महाराष्ट्र ले सकते हैं। 3 नंबर झारखंड और 4 नंबर महाराष्ट्र। 4 राज्यों के वितरण के बारे में आप पढ़ लेना और इनके उपयोग, एल्यूमिनियम के उपयोग, तांबे के उपयोग, अब्रक के उपयोग, इनके उपयोग पढ़ना है और इनका वितरण पढ़ना है। बस इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और एक चीज और याद रखना कि जल संसाधन में हमने पढ़ा था, तो जल संसाधन में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में 90% वर्षा होती है। एक बात तो ये नोट कर लेना, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 90% भारत में वर्षा होती है। एक बात ये, भारत में औसत वार्षिक वर्षा का जो आंकड़ा है वो 108 सेंटीमीटर है, याद रखना है। औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कती है 108 सेंटीमीटर। 1 नंबर के प्रश्न का मान आ सके। नालको बालको, अगर नालको बालको दोनों स्थान पूछ लिए, नालको उड़ीसा है और बालको छत्तीसगढ़ है। अगर स्थान पूछ लिए तो दोनों ही के वास्ते प्रसिद्ध है, एल्यूमिनियम के लिए, दोनों ही एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है।
और पूरे भारत में निर्यात की दृष्टि से खनिजों का योगदान 9.4% है। खनिजों का निर्यात की दृष्टि से कितना है? 9.4% भाग इसका आता है। तो इतनी चीजें आप याद रखना। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो एक बार दो बार आप देखिए, पूरा पार्ट आपके समझ में आ जाएगा। और इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूँ, आप किताबों में से पढ़ते जाइए और वीडियो का दौरान करते भी जाइए, ताकि एक ये रिवीजन के तौर पर हो रहा है। यानी ये मान लीजिए कि क्लास में आपका ये रिवीजन ही हो रहा है। मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ, हर टॉपिक ले रहा हूँ और उनको पूरे विस्तार के साथ बता रहा हूँ। तो आप वीडियो के माध्यम से पढ़िए और वीडियो के बाद में आप किताब से पढ़िए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा।